नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होगा, उसके लिए हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ने वाले हैं और ये आज हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है। ये आज हमारी सेकेंड क्लास होगी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। आज की क्लास में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आपने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट आपका 1853। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1858। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे भारत के संवैधानिक विकास को और फिर नेक्स्ट डे से हम लोग संविधान सभा में चले जाएंगे। तो आज की क्लास में 1858 का भारत शासन अधिनियम के बारे में चलिए पढ़ते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को और सभी लोग क्लास में बने रहिएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे विस्तार से पढ़ाया जा रहा है और एक तरह से आपको जो है यहाँ पे ऑप्शनल के तौर पे पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको क्वालिटी से कहीं से भी क्वेश्चन बाहर ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्या था भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम, इसमें जो है इस अधिनियम की प्रमुख बहुत सारी विशेषताएं थी। इसकी इम्पोर्टेंट कई सारी विशेषताएं थी। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो इसमें कंपनी का जो शासन था, इसमें कंपनी के शासन को आप देखेंगे, इसमें कंपनी के शासन का जो था, इसमें भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। जो भारत का शासन है, विशेषताएं की बात करें तो इसकी विशेषताओं में है आपका भारत का शासन। अब यहाँ पे क्या होती है, कंपनी समाप्त हो जाती है एक तरह से और भारत का जो शासन है, इसके पहले हमने बताया था कि धीरे धीरे जितने भी चार्टर एक्ट हैं उनमें धीरे धीरे करके कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए और फिर 1858 का जो अधिनियम आता है, इसमें भारत के शासन को कंपनी से लेकर के किसको दे दिया गया, कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। ब्रिटिश जो क्राउन थे, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, याद रखेंगे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में यहाँ पे इसका शासन चला गया भारत का। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कर दी गई। यहाँ पे फिर मंत्री पद, एक मंत्री पद की व्यवस्था कर दी गई, मंत्री के पद की व्यवस्था की गई, मंत्री के पद की व्यवस्था हो जाती है यहाँ पे 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर और इसमें जो मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों के भारत परिषद का सृजन हुआ। मतलब जो 15 सदस्य थे, इनमें भारत परिषद का भी सृजन कर दिया गया, याद रखेंगे भारत परिषद का सृजन हुआ, मंत्री पद की व्यवस्था हुई और भारत परिषद, इसी से भारत परिषद की व्यवस्था की गई, भारत परिषद का सृजन हुआ। ठीक है, और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, इसमें टोटल 15 सदस्य थे। भारत परिषद का सृजन हुआ और इसमें टोटल 15 सदस्य थे, जिसमें 8 सदस्य तो किससे थे, 8 सदस्य ब्रिटिशों से थे। ठीक है, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसमें आए थे। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने गए थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने जाते हैं इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने गए थे और इसी में जो 7 सदस्य थे, टोटल 15 सदस्य थे, जिसमें 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा, कंपनी का जो निदेशक मंडल था, कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा चुने गए थे, निदेशक मंडल के द्वारा चुने गए थे, याद रखिए इसमें 7 सदस्य चुने जाते हैं। अगला कौन सा पॉइंट था, याद रखेंगे। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हुआ था, इसी अधिनियम के तहत भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में एक राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया यहाँ पे। और इसकी जो सचिव है और इसके कार्य करने के लिए, इसके कार्य जितने भी राज्य सचिव के कार्य थे उनको संचालित करने के लिए, उनकी सहायता के लिए भी मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की जाती है। तो राज्य
राज्य सचिव का पद भी यहाँ पे सृजित होता है इसी से, ठीक है। और वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यह जो था राज्य सचिव, ये ब्रिटिश, याद रखेंगे, यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था अपने कार्यों के लिए। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, पूर्ण रूप से प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं थी 1858 के शासन अधिनियम की। और फिर भारत के गवर्नर जनरल का नाम इसी से बदल दिया गया था। जो नेक्स्ट विशेषता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1858 का। इसमें भारत के गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल, इसका नाम बदल दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, अब इसे वायसराय कहा जाने लगा। अब इसे वायसराय कहा जाने लगा। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से अब इसको वायसराय कहा जाने लगा। और प्रथम वायसराय कौन बने, तो याद रखेंगे, प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल जो कि अंतिम, यहाँ पे अंतिम हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट, जो अंतिम है वही फर्स्ट है वायसराय। तो याद रखेंगे अंतिम और फर्स्ट दोनों सेम है और इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आपके अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे जो ये भारत शासन अधिनियम है, इसका अगला पॉइंट और क्या हुआ था इसमें, तो इसमें भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। जितने भी भारतीय मामले थे, अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, भारतीय मामले, नेक्स्ट है कि भारतीय मामलों पर सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। सीधा नियंत्रण इसी अधिनियम के माध्यम से सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, ठीक है। ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम भारत शासन अधिनियम, यह भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में देख लेते हैं एक बार। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करें, और जो भी डाउट हो, जो भी आप, अगर कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप हमसे बता सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, और उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो सारे लोग, जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कर दिया करें। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या था देखिएगा। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद है इसका विस्तार कर दिया गया। याद रखेंगे, गवर्नर जनरल, जो आपका गवर्नर जनरल है, इसकी कार्यकारी परिषद, कार्यकारिणी परिषद जो थी इसका विस्तार कर दिया गया, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया, ठीक है, परिषद को विस्तार कर दिया गया, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट और क्या हुआ, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कर दिया गया। जो जितनी भी विभागीय प्रणालियां हैं, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हो गया, विभागीय प्रणाली को प्रारंभ कर दिया गया ये। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका भारत परिषद अधिनियम 1861 का। इसमें अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश यहाँ पर जारी करने की पहली बार इसको शक्ति प्रदान की जाती है। याद रखेंगे, पहली बार 1861 के भारत परिषद अधिनियम में अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर को दी गई। जारी करने की शक्ति किसको दी गई, गवर्नर को, या वायस कहेंगे तो वायसराय बोल सकते हैं, ठीक है। जारी करने की शक्ति दी गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है,
गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। याद रखेंगे, जो गवर्नर जनरल था आपका, गवर्नर जनरल, इसको बंगाल, फिर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी जो सीमा प्रांत है पंजाब और पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, इन सभी में क्या किया गया, तो इसको जो है विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इन सभी में पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई। पंजाब में विधान परिषद को स्थापित करने की, विधान परिषद को स्थापित करने की शक्ति दी गई, स्थापित करने की शक्ति दी गई यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका कुछ मेन विशेषता थी 1861 का जो आपको भारत परिषद अधिनियम है। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग आपको कम अगर अच्छी लग रही है तो उसके लिए एडजस्ट कीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग इसे कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट एक है इसमें कि इसके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की शुरुआत, प्रक्रिया में भारतीय जो थे, भारतीयों को शामिल किया जाने लगा, भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हो जाती है, भारतीयों को शामिल किया जाने लगा या किया गया। ठीक है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। अब भारतीय धीरे धीरे इसमें शामिल होंगे और जितने भी नीतियों का निर्माण होगा उसमें भागीदार होंगे, उसमें धीरे धीरे करके जो भारतीय हैं वो भी अपनी भूमिका को निभाएंगे। ये इसका प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे, एक नोट पॉइंट डाल दीजिएगा, एक नोट है यहाँ पे, नोट पॉइंट देखिएगा, इसमें दिया हुआ था कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग, तो 1862 ईस्वी में, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन जो भारतीय थे बना, लॉर्ड कैनिंग ने मनोनीत किया था 3 लोगों को संसद में। ठीक है, याद रखेंगे, 3 भारतीयों को यहाँ पे मनोनीत किया था विधान परिषद के लिए। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नियुक्त किया था। कौन कौन थे? बनारस के राजा, ये सभी विधान परिषद के लिए चुने गए थे, ये मनोनीत किया था। बनारस के राजा, फिर आपके पटियाला के महाराजा, दूसरे थे आपके पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे आपके सर दिनकर राव। याद रखेंगे, सर दिनकर राव, तो फिर यहाँ पे सर दिनकर राव, इनको भी यहाँ पे विधान परिषद में शामिल किया गया। ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है 1873 का अधिनियम। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट रूप से 1873 का अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में 2 पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा ही उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1873 में कहा गया कि अब कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, समाप्त किया जा सकता था। ठीक है, ये इसमें कहा गया था, किया जा सकता है, ये इसका मेन कथन था। इसमें जो है अब कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से खत्म भी कर दिया गया। तो कब खत्म हुई, इसीलिए बस इंपॉर्टेंट है, आपसे ये बस पूछ सकता है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कब पूर्ण रूप से समाप्त किया गया? तो 1 जनवरी 1884 को
ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी तरह से 1 जनवरी 1884 को समाप्त हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है हमारा शाही उपाधि अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और दोस्तों आप हमसे बिहार शिक्षक भर्ती जो आपको बीपीएससी तैयारी है इसके लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और तो सभी लोग क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पूरी क्लास कीजिएगा और फिर इसके बाद बताइएगा। हम लोग इसे जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका टाइम से एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। शाही, और यहाँ पे देखिएगा शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उपाधि अधिनियम 1876, इसे देख लीजिएगा एक बार, शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब था। इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी इसमें देखेंगे तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर दी गई, ठीक है। और 28 अप्रैल, इसका मेन जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। 28 अप्रैल 1876, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा होती है, 1876 को घोषणा होती है, ठीक है। और उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि जो भारत की महारानी विक्टोरिया हैं, इसमें इसी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया इसी एक्ट के माध्यम से, ठीक है। शाही उपाधि अधिनियम जो है इसके माध्यम से 28 अप्रैल 1876 को घोषणा हुई और इसमें कहा गया कि जो महारानी विक्टोरिया हैं ये भारत की सामग्री नियुक्त होती हैं, ठीक है। इसी में भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये डेट और टाइम जरूर याद रखिएगा और अधिनियम भी याद रखिएगा, शाही उपाधि अधिनियम, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करेंगे तो इस अधिनियम में क्या क्या बातें की कही गई, इसमें यह कहा गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को यहाँ पे शुरू किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली को शुरू किया गया। और कौन सी बात हुई इसमें, तो दूसरी बात ये कही गई कि इसमें जो है राजस्व और व्यय, जो राजस्व व्यय था और इस पर बहस करने के लिए प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। राजस्व हो गया, राजस्व और व्यय तथा बजट, यहाँ पे लिख सकते हैं राजस्व व्यय तथा बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। बजट करने की शक्ति इसी अधिनियम के माध्यम से प्रदान की गई, ताकि अब क्या होता था, भारत परिषद अधिनियम 1892 में यह शक्ति दी गई कि जो है अब राजस्व जो खर्च हो रहे हैं, व्यय तथा बजट, इन सभी पर बहस करने की शक्ति दी गई, ताकि अब जो है बजट पर चर्चा होगी। अब यहाँ से बजट पर चर्चा होना स्टार्ट हो जाएगी, कितना बजट कब हुआ इसके बारे में भी, ठीक है। और इस पर प्रश्न पूछ सकते थे, बजट करने की शक्ति और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, और प्रश्न पूछने की भी शक्ति दी गई थी, याद रखेंगे, प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। अब यहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछ सकता था। अगला है हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या 1909 का भारत शासन अधिनियम भी आप बोल सकते हैं, और इम्पोर्टेंट है ये भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। और इसे जरूर देखिएगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है भारत परिषद अधिनियम 1909 से, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909।
इसी को क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। इसी को और क्या नाम से जाने जाते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। मुस्लिमों के लिए, जो मुस्लिम थे, पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक पृथक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, इसी में पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया जाता है, इसी अधिनियम के माध्यम से पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें और क्या बन सकता है, मार्ले मिंटो सुधार में और बहुत सारी बातें की गई और इसमें यह कहा गया कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ये उपबंध किया गया था, तो इसमें सिर्फ कौन वोट कर सकते थे, मुस्लिम मतदाता। सिर्फ इसमें मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे और दूसरा कोई नहीं कर सकता था। मतलब कहने का कि सिर्फ मुस्लिम वोट डाल सकते थे। पहली बार जो मुस्लिम पृथक प्रतिनिधित्व किया गया, इसमें सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है, अगला पॉइंट यहाँ पे है भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करेंगे। तो इसमें भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को नियुक्ति की गई। ठीक है। भारत के लिए भारत सचिव, भारत के लिए भारत सचिव और भारत सचिव की नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की भी नियुक्ति हुई। तो भारत सचिव और गवर्नर जनरल जो थे, इनके गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की भी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना होती है। कार्यकारिणी परिषद को स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया, परिषद को शुरू किया गया यहाँ पे। ठीक है। और नेक्स्ट क्या इसमें हुआ, तो इसमें याद रखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन। यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता था। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की गई। वैधानिकता, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को शुरू किया गया इसी एक्ट के माध्यम से। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू की गई। मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू किया गया यहाँ से, और इसीलिए इसको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी इसको कहा जाता है। जो आपके मार्ले मिंटो हैं, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जो मिंटो थे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक की बात करेंगे तो इसके जनक थे मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने। जो केंद्रीय और प्रांतीय हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट में बहस करने और वाद विवाद करने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जितनी भी थी, उन पर बजट पर बहस करने के लिए शक्ति दी गई। बजट पर वाद विवाद करने की शक्ति प्रदान की जाती है यहाँ पे। ठीक है। अब ये वाद विवाद कर सकते थे केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषद। ठीक है। और इसमें प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। जो प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद की बात करेंगे तो प्रांतीय विधान परिषद में वृद्धि होती है। प्रांतीय विधान परिषद में वृद्धि कर दी जाती है इसी एक्ट के माध्यम से। ठीक है। और इसमें क्या किया, शुरू किया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करेंगे, ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी के प्रथम सदस्य बने। कार्यकारिणी के फर्स्ट भारतीय सदस्य बने थे। फर्स्ट भारतीय सदस्य बने, याद रखेंगे। अगला पॉइंट इसमें है भारत
परिषद अधिनियम 1909 हम पढ़ रहे हैं और इसमें नेक्स्ट है और अंतिम होगा कि इसी अधिनियम के माध्यम से ही प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। याद रखेंगे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन था इसको शुरू किया गया। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए, और जमींदार जो थे जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान करते हैं, प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया यहाँ पे, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये खत्म होता है। अगला हमारा आएगा भारत प्रशासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए सारे करवा रहे हैं, लेकिन अब जो जो इंपॉर्टेंट है वही बस करवाएंगे, बाकी हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें करेंगे और ये 1919 का है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी को कहा जाता है। ठीक है, और ये 1919 में आता है। ठीक है, इसके विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक, सेंट्रल की बात करेंगे, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना होती है। द्विसदनात्मक विधायिका को स्थापित किया गया यहाँ पे, याद रखेंगे। कौन कौन सी द्विसदनात्मक विधायिका थी इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। द्विसदनात्मक विधायिका केंद्र में स्थापित होती है। पहली थी आपकी राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। पहली थी राज्य परिषद और दूसरी थी आपकी केंद्रीय विधानसभा। और इनके बारे में बता देते हैं आपको, सॉरी यहाँ पे आपको मैं इनके सारे विषय के बारे में भी बता दूंगा कि किसमें कितने विषय शामिल थे। केंद्रीय विधानसभा, इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय द्विसदनात्मक में केंद्रीय द्विसदनात्मक जो विधायिका थी इसकी स्थापना की गई और पहली थी राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें टोटल सदस्य थे आपके 60, टोटल इसमें 60 सदस्य थे, याद रखेंगे। और इसमें 60 सदस्यों में क्या होता था, जो 34 सदस्य थे अलग अलग इनको डिवाइड किया गया था। तो 34 जो सदस्य थे 34 सदस्य क्या होते थे, ये होते थे आपके निर्वाचित। 34 सदस्य क्या निर्वाचित होते थे और बाकी के जो बाकी के आपके 26 सदस्य जो थे, बाकी के 26 सदस्य यहाँ पे ये मनोनीत होते थे। 26 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, याद रखेंगे। इसी तरह केंद्रीय विधानसभा की बात करेंगे तो इसमें टोटल 104 सदस्य थे। इसमें टोटल 144 सदस्य थे। टोटल 144 सदस्य शामिल थे, 144 सदस्य थे। ठीक है, इसमें टोटल 144 सदस्य, जिसमें 104 की बात करेंगे तो 104 आपके 104 निर्वाचित होते थे, 104 निर्वाचित होते थे और बाकी के जो 40 थे ये आपके मनोनीत होते थे। बाकी के 40 मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा ये केंद्र की द्विसदनात्मक विधायिका के तहत स्थापित की गई। राज्य परिषद में 60 सदस्य और केंद्रीय विधान परिषद में 144 सदस्य थे और निर्वाचित कितने होते थे, 60 सदस्यों में 34 सदस्य निर्वाचित हुए
और 26 मनोनीत हुए और 104 यहाँ पे निर्वाचित होते हैं और 40 मनोनीत होते हैं। ठीक है, फिर अगला है, अगला पॉइंट इसका बनेगा भारत परिषद अधिनियम 1919 की बात करेंगे। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, प्रणाली की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, और द्वैध शासन प्रणाली की बात करेंगे तो द्वैध शासन प्रणाली के जनक किसको माना जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक, द्वैध शासन प्रणाली जो थी, द्वैध शासन प्रणाली के जनक किसको जाएंगे? द्वैध शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं लियोनेल कार्टेस। लियोनेल कार्टेस को द्वैध शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इसके पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे 1935। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट थे हमने कवर कर लिए, और नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में चर्चा करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है ये 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसकी मेन बात करेंगे तो यह साइमन जो कमीशन आया था आपका, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आती है? 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है और इसी पर ये बेस्ड था। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के तहत इसके बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए थे इसमें। जैसे कि पहला था अखिल भारतीय संघ, पहला था इसमें, पहला पॉइंट था अखिल भारतीय संघ की बात करेंगे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है भारत शासन अधिनियम 1919 में, अखिल भारतीय संघ। और अखिल भारतीय संघ की बात करेंगे, यह जो संघ था यह 11 ब्रिटिश प्रांतों, इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, यह 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में और उनकी देशी रियासतों से मिलकर बनना था। ठीक है, जो अखिल भारतीय संघ बनना था इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 6 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, और देशी रियासतें भी इसमें शामिल होनी थी। देशी रियासतें, ये सभी को शामिल करके अखिल भारतीय संघ को बनना था, लेकिन इसका बन नहीं सका। आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे अगर तो, क्योंकि जो 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे, देशी रियासतें थे, इन सभी से मिलकर अखिल भारतीय बनेगा। अखिल भारतीय संघ बनना था, मिलकर ये बनना था। ठीक है, बनना था, मतलब ये बना नहीं है लेकिन ये बनना था। लेकिन क्या हुआ कि जो देशी रियासतें हैं इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतों ने मना कर दिया शामिल होने से। अखिल भारतीय संघ में देशी रियासतों ने क्या किया? मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और ये जो अधिनियम था इसमें ये भी बाध्य नहीं था कि आपको शामिल ही होना है, उसमें कोई बाध्यता नहीं थी। इस वजह से देशी रियासतों ने मना कर दिया और जो अखिल भारतीय संघ है फिर कभी नहीं बन पाया, फिर ये कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट था आपको प्रांतीय स्वायत्तता। अगला पॉइंट इसमें क्या क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट है इसका प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेंगे, क्या था ये? इस अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। देखिए 1919 में द्वैध शासन व्यवस्था को शुरू किया जाता है और इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है द्वैध शासन, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त, प्रांतों से द्वैध शासन जो चल रहा था अभी तक 1919 से, ये इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर देते हैं, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से, और एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन जो थी इसकी स्थापना हो गई। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया इसी को। ठीक है, और जो केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, जैसे इस अधिनियम में विधायी जो शक्तियां हैं उनको केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया था। ठीक है, और 3 सूचियां बनाई गई। इसमें तो 3 सूचियां बनाई गई थी, ये सूचियां इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। परिसंघ सूची पहली थी आपकी परिसंघ सूची भी, और दूसरी थी इसमें प्रांतीय सूची, और तीसरी थी आपकी समवर्ती सूची। ये जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की विशेषताएं थी। ठीक है, तो इसमें 3 सूचियों को भी शामिल किया गया बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे नोट, एक तरह से नोट डालिएगा आप। नोट है यहाँ पे कि 1935 के जो अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर ने अलग अलग कथन कहे थे। कथन एक बार देख लीजिए, कथन पूछ लेते हैं आपसे। तो आपके नेहरू जी, जो आपके JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के कथन क्या क्या थे? 2 कथन इन्होंने दिया था, इनके द्वारा 2 कथन दिए गए थे। पहला कथन था जवाहरलाल नेहरू का कि जो 1935 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम, इन्होंने कहा 1935 के अधिनियम को कि 1935 का अधिनियम गुलामी का अधिकार पत्र है। इन्होंने कहा 1935 का जो अधिनियम है गुलामी का अधिकार पत्र है। ठीक है, गुलामी का अधिकार पत्र है, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और पॉइंट दिया था इसी अधिनियम के बारे में, इंपॉर्टेंट है, कई बार कथन से पूछ लेता है आप लोगों से, तो इसलिए ये जरूर आप याद रखिएगा। दूसरा कथन इन्होंने कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, जिसमें ब्रेक तो है, इसी एक्ट के लिए बोला गया था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके लिए कहा गया कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, ये इसके 2 कथन थे, और याद रखेंगे इनके 2 कथन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। देखिए हम मेन पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन से। तीसरा था आपका इसमें, तीसरा चौथा पॉइंट होगा प्रांत हो गया, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट इसमें क्या था? संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसी में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, संघीय न्यायालय की व्यवस्था होती है। ठीक है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था होती है। 5वां था इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को यहाँ पे दिखाया गया। इससे क्या तात्पर्य है देखिएगा, इसी अधिनियम में जो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता से ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता को यहाँ पे दिखाया जाता है, तो इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। मतलब ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि ये जो है किसी भी प्रकार के निर्णय को बदल सकती थी, याद रखेंगे। और इसका जो अधिकार था ब्रिटिश संसद के पास था, जो ब्रिटिश संसद थी इसके पास पूर्ण अधिकार थे इसके लिए। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट इसमें बनता है भारत परिषद का अंत। भारत परिषद का अंत कर दिया गया इसी के माध्यम से, भारत परिषद का अंत कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, और 7वां था आपका सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो 1909 में स्टार्ट हुई थी, इसको यहाँ पे विस्तारित कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया। अभी तक क्या था? अभी तक सिर्फ ये मुस्लिमों तक ही सीमित थी, सिर्फ मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति दिया था गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को दिया गया था। लेकिन इसके तहत क्या हुआ था
अब जब यहाँ पे विस्तार किया गया तो और किनको मिल गया, ये जो है इसका जो विस्तार है दलित जातियों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे, यहाँ पे दलित जातियों, दलित जातियों को इसमें विस्तारित कर दिया गया, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक कर दिया गया, और इसमें महिलाओं को भी इसका अधिकार दिया गया, महिलाओं और जितने भी मजदूर थे, मजदूर वर्ग सभी को इसमें शामिल कर लिया गया, इन सभी तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। याद रखें, मजदूर वर्ग सभी के लिए ये विस्तारित हो गया सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। इसमें 8वां एक पॉइंट था, इसमें प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना का अभाव, ये प्रस्तावना इसमें शामिल ही नहीं थी। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत शासन अधिनियम जो था इसमें क्या प्रस्तावना थी, तो इसमें कोई भी प्रस्तावना शामिल नहीं थी। याद रखेंगे, इसमें कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। 9 नंबर पॉइंट है इसका, इसके द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, वर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, वर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, और इसमें 10वां पॉइंट और क्या बनता है, इसमें अगला पॉइंट ये बनता है, इसी के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसके तहत आरबीआई की स्थापना होती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। याद रखेंगे, और इसका क्या उद्देश्य था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था आरबीआई, इसका उद्देश्य क्या था, देश की मुद्रा, देश की जो मुद्रा थी, देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण, और जो शाख थी, शाख पर नियंत्रण के लिए इसको स्थापित किया गया। शाख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आरबीआई की स्थापना होती है। और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, 11वां लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मताधिकार का विस्तार किया गया। यहाँ पे 10% जनसंख्या को अधिकार मिल गया था। ठीक है, मताधिकार जो अभी तक सिर्फ विशेष व्यक्तियों को था, लेकिन यहाँ पे मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, और यहाँ पे 10% लगभग जनसंख्या को, 10% लगभग जनसंख्या को इसका अधिकार दिया गया। याद रखेंगे, इसी से 10% जनसंख्या को इसका अधिकार दिया गया, इसी के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा और अंतिम है, भारत 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में बात करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता 1947, 1947। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। 4 जुलाई 1947 को इसको पारित किया गया था। याद रखेंगे, ब्रिटिश संसद में। और इसमें टोटल कितनी धाराएं थी, तो इसमें याद रखेंगे 20 धाराएं इसमें शामिल थी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बताएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ खास पूछा नहीं जाता है। और इसमें याद रखेंगे, इसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना होती है। याद रखिएगा, इसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना होती है। कौन कौन से, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनते हैं। 2 अधिराज्यों, आपसे बहुत लोग नहीं जानेंगे अधिराज्य क्या होते हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे, एक बड़े भूभाग को जब 2 बराबर भागों मतलब 2 भागों में बांटते हैं तो उसे अधिराज्य की संज्ञा देते हैं। मतलब एक राज्य है और उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया तो उसे अधिराज्य कहेंगे। तो 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई, यहाँ पे 2 अधिराज्यों की स्थापना होती है इसी एक्ट के माध्यम से। और यहाँ पे कौन कौन से थे, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल थे। और दोस्तों मैं यहाँ पे तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे, मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। 1 मिनट टाइम दीजिएगा जी। हाँ, हम आगे से यहाँ से करेंगे क्योंकि स्लाइड खत्म हो गई थी। ठीक है जी, इसमें भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसमें, भारत एवं पाकिस्तान जो थे इनको
एक एक गवर्नर जनरल होंगे, दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल, अलग अलग गवर्नर जनरल की व्यवस्था कर दी गई। ये कहा गया कि दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए, ठीक है। ये इसी में कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट इसमें बना था कि संविधान सभा का जो संविधान सभा है, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती। यहाँ पे संविधान सभा ही सब कुछ थी, ठीक है। जब तक संविधान सभा ही कार्य करेगी विधानमंडल के रूप में, ठीक है। संविधान सभा का कार्य करना, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। जब तक कि देखिए अभी इस टाइम पे सिर्फ आजाद हुआ था भारत, विधानमंडल के रूप में कार्य करना इसका उद्देश्य था। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य, ये इसमें शामिल किया गया। और इसमें कहा गया भारत के स्वतंत्रता अधिनियम में ये कहा गया कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता या जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता है तब तक जो संविधान सभा है यही विधानमंडल का कार्य करेगी और यही सारे जितने भी कार्य होंगे यही इसी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से मेन पॉइंट थे? तो इसमें भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए, जितने भी भारत मंत्री के पद थे वो सभी समाप्त कर दिए जाएंगे यहाँ पे। फिर अगले पॉइंट बनता है इसमें कि इसी अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत शेष राज्य अधिक्षेत्र में शामिल होंगे, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख पॉइंट थे। और एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन होंगे। ये अभी आपको बताए थे, ठीक है। ये इसमें कहा गया था जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसी के तहत जो इसमें जितने भी नियम थे इन्हीं के तहत जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं होगा तब तक इसी से शासन संचालित किया जाएगा, इसी से शासन संचालित होगा, ये इसका कहना था, ठीक है। संचालित होगा। और दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोशिश हमने किया कि आप लोगों को सारा कुछ समझाया जाए, सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हमने कवर किए। और बताइएगा कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। और दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। हम लोग पूर्ण रूप से पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। आपके जितने जो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए उनके सभी प्रश्नों को देखते हुए जितने भी देखिए सबसे ज़्यादा क्या है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो जरूर ध्यान में रखना है। तो अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं या 9, 10th या 11, 12 किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप अभी तक मिला सकते हो। भारत शासन अधिनियम हमने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया है, सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन यहाँ से जितने क्वेश्चन बने होंगे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। तो इसी तरह से आप हम पे थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा और आगे हम लोग आपके विश्वास को बहुत मजबूत बनाएंगे। और कोशिश रहेगी कि आपके सारे क्वेश्चन देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है आपके क्वेश्चंस को जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए उनको सही करना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और कोई भी उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए। देखिए हम लोग पढ़ किस ले रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस को सही करने के लिए, वही मेन टारगेट है। आपके सारे क्वेश्चंस को सारे सिलेबस को देखते हुए ये क्लास करवाई जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। और अगर क्लास पसंद आई है और इसकी पीडीएफ के लिए बता दूं, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम की बात करते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल।
विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। आप जैसे सर्च करते हैं वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को 1 से 2 घंटे में आपको पीडीएफ यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।